खैर, चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम प्राकृतिक दुनिया के सबसे बड़े और शायद सबसे पुराने रहस्यों में से एक की तह तक जाने वाले हैं। हम यति या हाँ, वही स्नोमैन, उसकी पूरी किंवदंती को एक रोमांचक कोल्ड केस फाइल की तरह खंगालने वाले हैं, जिसमें कुछ पुराने सुराग हैं, चश्मदीद गवाह हैं और ढेर सारी थ्योरीज हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस रहस्यमय कहानी में गोता लगाते हैं। सदियों से हिमालय के आसपास एक ऐसे विशालकाय दो पैरों पर चलने वाले जीव का जिक्र होता रहा है जो बर्फीले पहाड़ों में अकेला भटकता है। कुछ ऐसी खौफनाक कहानियां भी सामने आई हैं जहां इस जीव ने कथित तौर पर स्थानीय लोगों पर हमला किया और यहां तक कि रात में टेंट को अंदर से फाड़ डाला। इसे एक ऐसे जीव के रूप में देखा जाता है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी इंसान उसके इलाके में दखलंदाजी करे। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई कल की गढ़ी हुई कहानी नहीं है। इतिहास पर नजर डालें तो इसके पहले सुराग 12वीं सदी के तिब्बती मणिकबुम ग्रंथ में मिलते हैं, जहां इसके उद्गम का जिक्र है। फिर 1921 में इसे दुनिया भर में एबोमिनेबल स्नोमैन का नाम मिला। बात 1951 की एरिक शिप्टन की मशहूर फुटप्रिंट फोटो से लेकर 2019 में इंडियन आर्मी द्वारा माउंट मकालू बेस कैंप के पास विशाल पैरों के निशान देखे जाने तक आती है। यानी ये रहस्य 800 साल पुराने ग्रंथों से शुरू होकर आज की आधुनिक मिलिट्री रिपोर्ट्स तक फैला हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये यति नाम आखिर आया कहां से। दरअसल इसकी जड़ें तिब्बती शेरपा भाषा के ये ते शब्द में हैं, जिसका सीधा सा मतलब होता है चट्टानों या पहाड़ियों पर रहने वाला भालू। और प्राचीन पौराणिक कथाएं तो इससे भी एक कदम आगे जाती हैं। उनका दावा है कि यति और इंसानों का वंश एक ही है, जो एक बोधिसत्व बंदर और एक चट्टान की राक्षसी से शुरू हुआ था। यानी लोक कथाओं के अनुसार ये कोई एलियन नहीं, बल्कि हमारे ही वंश का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह इंसान नहीं बन पाया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा और बेहद दिलचस्प सांस्कृतिक अंतर देखने को मिलता है। पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया का नजरिया एकदम अलग है। एक तरफ जहां पश्चिम ने इसे हमेशा एक खूंखार जैविक राक्षस या एबोमिनेबल स्नोमैन मानकर उसका शिकार करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ तिब्बत और नेपाल के स्थानीय शेरपा लोग इस जीव से डरते तो हैं, लेकिन उसका बहुत सम्मान भी करते हैं। उनके लिए ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि पवित्र पहाड़ों का एक रक्षक और आध्यात्मिक पहरेदार है। इन सब के बीच कुछ थ्योरीज तो सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। कुछ क्रिप्टोजूओलॉजिस्ट्स और स्थानीय लोगों का मानना है कि यति सिर्फ हाड़ मांस का जीव है ही नहीं, वे इसे एक आध्यात्मिक सत्ता मानते हैं। कोई कहता है कि ये माउंट कैलाश जैसी पवित्र चोटियों का रक्षक है, तो कोई इसे शंभाला जैसे दूसरे आयामों के दरवाजों का पहरेदार बताता है, जो बिजली की रफ्तार से भाग सकता है या पलक झपकते ही गायब हो सकता है। और कुछ बेहद दिलचस्प थ्योरीज तो इसे महाभारत के अमर और शापित योद्धा अश्वत्थामा से भी जोड़ती हैं, जो माना जाता है कि आज भी भटक रहे हैं। खैर, लोक कथाओं और प्राचीन मिथकों की दुनिया से बाहर निकलकर चलिए अब जरा ठोस सबूतों की बात करते हैं। पहाड़ों की बर्फ पर छोड़े गए उन क्राइम सीन और भौतिक सबूतों की पड़ताल करते हैं जिन्होंने इस बहस को जिंदा रखा है। इस पूरी मिस्ट्री में सबसे अहम पल आता है 1951 में, जब मशहूर माउंटेनियर एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के पास 19,000 फीट की ऊंचाई पर अपने आइस एक्स के बगल में इंसान जैसे दिखने वाले विशालकाय पैरों के निशानों की तस्वीर ली। ये निशान 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े थे। बस फिर क्या था, इसी एक खोज ने पूरी दुनिया में यति फीवर ला दिया। इसके बाद तो दुनिया भर की सरकारों और खोजकर्ताओं ने पागलों की तरह अपनी टीमें पहाड़ों पर भेजनी शुरू कर दी। लेकिन विज्ञान हर चीज का कोई ना कोई तार्किक कारण ढूंढ ही लेता है। एक्सप्लोरर डैनियल सी टेलर ने एक बहुत ही शानदार मैकेनिकल बायोलॉजी का उदाहरण पेश किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक ट्री बेयर यानी पेड़ पर चढ़ने वाला भालू अनजाने में ऐसे निशान बनाता है। होता यह है कि जब भालू बर्फ में चलता है तो उसके आगे के पंजे नाखून के निशान छोड़ते हैं, लेकिन जब वो अपने पीछे के पैर ठीक उसी निशान पर रखता है तो बर्फ दब जाती है, नाखूनों के निशान मिट जाते हैं और वो एक बहुत बड़े दो पैरों पर चलने वाले इंसान के निशान जैसा भ्रम पैदा करते हैं। एकदम सिंपल लेकिन अचूक लॉजिक। हालांकि ये कहानी सिर्फ हिमालय की वादियों तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे यति की इस किंवदंती ने एक ग्लोबल रूप ले लिया। 1959 में रूस के यूराल पहाड़ों में हुई वो खौफनाक द्यातलोव पास घटना हो, 1986 में दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में शुमार रेनोल्ड मेसनर का यति से अचानक आमना सामना हो, या फिर 1987 में कैलिफोर्निया के माउंट शास्ता में यति के पूरे परिवार को देखे जाने की चौंकाने वाली रिपोर्ट्स हों। इस रहस्य का दायरा अब दुनिया भर में फैल चुका था।
अब कहानी में एंट्री होती है हमारे सबसे भरोसेमंद टूल की, फॉरेंसिक साइंस। चलिए देखते हैं कि जब विज्ञान ने अपनी लैब में इन सारे संदिग्धों का और उनके सबूतों का कड़ाई से परीक्षण किया तो क्या चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। अब ये वाला किस्सा तो सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। नेपाल की पैंगबोचे मोनेस्ट्री में यति के हाथ और खोपड़ी होने का बहुत बड़ा दावा किया जाता था। एक्सप्लोरर पीटर बर्न ने वहां से कथित यति की एक उंगली हासिल की और उसे हॉलीवुड एक्टर जेम्स स्टुअर्ट की पत्नी के लॉन्ड्री बैग में छिपाकर स्मगल करके लंदन ले जाया गया। लेकिन जब इसका फोरेंसिक डीएनए टेस्ट हुआ तो सारा मिथक एक झटके में टूट गया। वो उंगली पूरी तरह से एक इंसान की थी, कोई यति नहीं, सिर्फ एक इंसान। और फिर आता है वो डेटा जिसने इस बहस को लगभग खत्म ही कर दिया। 2017 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने यति के बताए जाने वाले 9 अलग अलग अवशेषों का, जिसमें बाल, हड्डियां और दांत सब शामिल थे, बहुत गहराई से डीएनए विश्लेषण किया। और परिणाम क्या रहे? 9 में से 1 अवशेष एशियन ब्लैक बियर का, 4 हिमालयन ब्राउन बियर के, 3 तिब्बतन ब्राउन बियर के और 1 अवशेष तो एक कुत्ते का निकला। यानी विज्ञान ने साफ साफ साबित कर दिया कि ये सारे जादुई अवशेष दरअसल स्थानीय जानवरों के ही हैं। तो फिर वो असली राक्षस कौन हैं जो लोगों को डराते आए हैं? असल में ये हिमालयन ब्राउन बियर, एशियन ब्लैक बियर और ट्री बियर्स हैं जो अक्सर धुंध और भारी बर्फबारी के बीच 2 पैरों पर खड़े हो जाते हैं और विशालकाय नजर आते हैं। पर एक और बेहद दिलचस्प थ्योरी ये भी है कि शायद इस पूरे मिथक की शुरुआत आज से करीब 2 लाख साल पहले हुई हो, जब हमारे आदिमानव पूर्वजों का सामना 10 फीट ऊंचे और बेहद विशाल जाइगेंटोपेथिकस नाम के एक महावानर से हुआ था। वो वानर तो विलुप्त हो गया, लेकिन उसकी खौफनाक यादें और कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक आगे बढ़ती रहीं। हमारी फॉरेंसिक तकनीक आज कितनी एडवांस हो चुकी है, इसे ऐसे समझिए। उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध यति साइटिंग हॉटस्पॉट माउंट शास्ता की नदियों और बर्फ के पानी का एनवायरमेंटल डीएनए यानी ईडीएनए टेस्ट किया गया। इस टेस्ट से उस पानी के संपर्क में आने वाले हर एक जीव का पता चल जाता है। वैज्ञानिकों को वहां मछलियों, छोटे स्तनधारियों और इंसानों का डीएनए तो मिला, लेकिन किसी भी विशाल प्राइमेट या यहां तक के किसी भालू का भी 0 डीएनए मिला। यानी वहां ऐसा कोई जीव मौजूद ही नहीं था। इन सब के बाद एक ऐसा सवाल उठता है जिसे हम किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज के डिजिटल युग में जब हर किसी के जेब में एक हाई रेजोल्यूशन कैमरे वाला स्मार्टफोन है, हर साल लाखों लोग ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, तो फिर आज तक यति की कोई एक भी साफ तस्वीर क्यों नहीं आ पाई? ये विरोधाभास अपने आप में इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि शायद जिसे हम दर बदर खोज रहे हैं वो भौतिक रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी बात पर एक बहुत ही शानदार विचार सामने आता है। हम हमेशा उसी चीज के पीछे भागते हैं जो हम पा नहीं सकते, और ऐसा करते हुए जो बेशकीमती खजाने हमारे पास पहले से हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यति का ये पूरा कॉन्सेप्ट शायद आज के इस भीड़ भाड़ वाले और कॉरपोरेट समाज से भागकर वापस प्रकृति के रहस्य में खो जाने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। लेकिन इन काल्पनिक खजानों की अंधी दौड़ में हम स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए जैसे वास्तविक और गंभीर रूप से लुप्त प्राय जीवों को भूल रहे हैं, जिन्हें असल में हमारे ध्यान और सुरक्षा की जरूरत है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। भले ही फोरेंसिक विज्ञान ने सच से पर्दा उठा दिया हो और यह साबित कर दिया हो कि यति असल में भालुओं की गलत पहचान और पुरानी लोक कथाओं का एक मिश्रण भर है, लेकिन क्या इंसान अपनी इस असीमित जिज्ञासा के साथ कभी भी नक्शे के उन अंधेरे कोनों में अनजाने रहस्यों और राक्षसों की तलाश करना बंद करेगा? शायद नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य विज्ञान की पकड़ से बाहर सीधे हमारी इंसानी फितरत से जुड़े होते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत